नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी ज्योग्राफी 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। और ये जो 2017 में एग्ज़ाम जो हुआ था, ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट शिफ्ट का हमने सारा डिस्कस कर चुका है। अब हम लोग शुरू करेंगे आज से सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। साथ ही साथ हम लोग एक और पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया कार्टोग्राफी का, उस कार्टोग्राफी का क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो उसका भी एक सेशन आएगा जिसमें 50-50 क्वेश्चंस का हम लोग सेट देखेंगे। और उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि प्रैक्टिकल थोड़ा सा लेंदी पोर्शन होता है जिसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है इस फ़ोन में। ठीक है, तो उसको हम लोग केवल क्वेश्चंस को देखेंगे और क्या करेक्ट आंसर था उसको देखेंगे। एक्सप्लेन बहुत कम कर पाएंगे उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो पीजीटी का जो सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है, उसका पहला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तुंगभद्रा जो नदी है किसकी सहायक नदी है? कावेरी की, गोदावरी की, कृष्णा की या फिर नर्मदा की? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। जो तुंगभद्रा नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ओके, अब कृष्णा नदी की सहायक नदी है तो कृष्णा नदी के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। तो जो कृष्णा नदी का ओरिजिन पॉइंट है, जो उद्गम स्थल है, ये वेस्टर्न घाट का जो महाबलेश्वर है, यहाँ से निकलती है कृष्णा नदी। अब इसकी जो सहायक नदी है वो है कोयना, पंचगंगा, दुग्धगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा। ठीक है, ये इनकी सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालप्रभा, मूसी और भीमा। कृष्णा नदी के किनारे एक शहर बसा है विजयवाड़ा, और मूसी नदी के किनारे बसा है हैदराबाद। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर बसा है और जो हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे बसा है। और मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ये भी जानते हैं। अब कृष्णा नदी पर एक जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात। ओके, अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कृष्णा नदी जो वाटर डिस्प्यूट है, जल विवाद है, ये किन किन राज्यों के बीच है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3 राज्यों के बीच है, जिसमें पहला महाराष्ट्र है, दूसरा कर्नाटक है और तीसरा आंध्र प्रदेश है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों के बीच जो कृष्णा नदी का जल है उसको लेकर के विवाद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछा है, झारखंड का भारत के भूख सूचकांक में स्थान है, यानी जो हंगर इंडेक्स है, भूख सूचकांक, उसमें झारखंड का कौन सा स्थान था? ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर दूसरा? तो ये जो हंगर इंडेक्स है, इस हंगर इंडेक्स में पूरे भारत में जो सूचकांक आया था, जो रैंक आया था झारखंड का, वो था आपका दूसरा, यानी भूख सूचकांक में झारखंड का दूसरा स्थान था। अभी ये स्थिति शायद चेंज हो गई है, तो इससे रिलेटेड अभी डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। एक बार ज़रूर इसको आप गूगल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस बार भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, या नहीं भी पूछे तो अपनी जानकारी के लिए इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चंस पूछा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस के संयोजन की मात्रा आयतन के अनुपात में अधिक पाई जाती है? यानी वायुमंडल का जो कंपोजिशन है उसमें जो गैस पाई जाती है, कौन सा गैस का अनुपात, जो रेशियो है, वो सबसे अधिक है? तो नियॉन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है और नियॉन है, और फिर ऑर्गन है और ऑक्सीजन है। तो जब सबको कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि जो ऑर्गन और ऑक्सीजन का जो कंटेंट है, ये दिए हुए ऑप्शन में सबसे अधिक है।
ठीक है। जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में से ऑर्गन और ऑक्सीजन को अगर मिला दिया जाए तो इसका मात्रा ज़्यादा हो जाता है। अब जो वायुमंडल में हमारा जो कंपोजिशन है गैसों का, उसमें नाइट्रोजन का जो कंट्रीब्यूशन है 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन 0.03%, ऑर्गन 0.93%, नियॉन 0.0018% और मीथेन बहुत कम मात्रा में 0.001% है। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ऑर्गन को और ऑक्सीजन को, तो ये दोनों कंपोनेंट जो ऑप्शंस में दिया हुआ है उसमें सबसे अधिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित राज्यों में से कौन न्यू इंग्लैंड क्षेत्र का एक घटक राज्य नहीं है? अब जो यूएसए है, यहाँ एक रीजन है न्यू इंग्लैंड क्षेत्र। ठीक है। ये ब्रिटेन का इंग्लैंड के बारे में नहीं बात किया जा रहा है, बल्कि उसी के तर्ज पर अमेरिका में एक क्षेत्र है जिसका नाम रखा गया है न्यू इंग्लैंड रीजन। इंग्लैंड से काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम न्यू इंग्लैंड रीजन रखा गया। तो इसमें कौन सा राज्य इस एक का घटक नहीं है? यानी न्यू इंग्लैंड तीन क्षेत्रों के मिलने से बना है। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जो इसमें शामिल नहीं है। तो वर्मोंट है, रोड आइलैंड है और कनेक्टिकट है। जो मिनेसोटा है ये न्यू इंग्लैंड रीजन का क्षेत्र नहीं है। अब देखते हैं हम लोग, जो न्यू इंग्लैंड है ये पूर्वोत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 राज्यों का एक क्षेत्र है। यानी जो न्यू इंग्लैंड रीजन है इसमें 6 राज्य शामिल हैं। ठीक है। अब 6 राज्य में कौन कौन से शामिल हैं उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें कनेक्टिकट है, मैन है, मैसाचुसेट्स है, न्यू हैम्पशायर है, रोड आइलैंड है और वर्मोंट है। ठीक है, ये शामिल है। बाकी इसमें जो मिनेसोटा था ये इसमें शामिल नहीं है न्यू इंग्लैंड रीजन में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एस्बेस्टस की प्रचुरता है? यानी एस्बेस्टस की प्रधानता झारखंड के किस जिले में है? तो ऑप्शन है आपके सामने गढ़वा, लोहरदगा, सिंहभूम और बोकारो। तो राइट आंसर है जो वेस्टर्न सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है, इसमें एस्बेस्टस का बहुत अधिक मात्रा में डिपोजिशन पाया जाता है एस्बेस्टस का। ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का जो पश्चिमी सिंहभूम जिला है, यहाँ एक दूरस्थ यानी इंटीरियर एरिया है और उस गांव का नाम है रोरो गांव। यहाँ एस्बेस्टस का एक विशाल भंडार पाया जाता है, डिपॉजिट पाया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम का कौन सा गांव है? रोरो गांव। ठीक है, जहाँ एस्बेस्टस का डिपॉजिट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के किस हिस्से में लौह अयस्क का अधिकांश भंडार पाए जाते हैं? यानी लौह अयस्क का जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया में किस भाग में? दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, उत्तरी भाग, पश्चिमी भाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी पश्चिमी भाग। ऑस्ट्रेलिया का अगर आप मैप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी भाग है, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है, इस वेस्टर्न पार्ट में जो आयरन ओर है इसका डिपोजिशन पाया जाता है। ओके। अब जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है यहाँ एक एरिया है पिलबरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न साइड है इसमें एक क्षेत्र है पिलबरा जो आयरन ओर के लिए काफ़ी फेमस है। ये बहुत बड़े अमाउंट में इस एरिया में डिपोजिशन है आयरन ओर का। तो वेस्टर्न साइड ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। संघवाद के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन है और यहाँ फेडरल सिस्टम के बारे में पूछा गया है। तो ए नंबर में है, संघवाद छोटे और समान राष्ट्रों के लिए एक राजनीतिक समाधान है। बी है, संघवाद नस्लीय और अन्य क्षेत्र आधारित सांस्कृतिक समूहों के लिए प्रतिनिधित्व की स्थिति और राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान करता है। नेक्स्ट सी है, अमेरिका में संघवाद ने संविधान के माध्यम से विश्वसनीयता प्राप्त की है। और नेक्स्ट है, संघवाद का वर्तमान स्वरूप
इसकी प्रारंभिक स्थापना के बाद से संवैधानिक संशोधनों और राजनीतिक अनिश्चयों के कारण विकसित हुआ है। अब कौन सा इसमें करेक्ट है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, बी बोले तो जो संघवाद नस्लीय और अन्य क्षेत्र आधारित सांस्कृतिक समूहों के लिए प्रतिनिधित्व की स्थिति और राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान करता है। ठीक, ये करेक्ट है। अमेरिका में जो संघवाद है, संघवाद ने संविधान के माध्यम से विश्वसनीयता प्राप्त की है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें जो नस्लीय विरोध हुआ था, यानी जाति के आधार पर, जो रंग के आधार पर रंग भेद का जो उस समय एक प्रचलन चला था, तो रंग भेद को रोकने के लिए अमेरिका में संविधान बनाया गया और संविधान का निर्माण किया गया, जिसके कारण जो फेडरल सिस्टम है वो वहाँ और भी मजबूत से सामने आया। अगला है संघवाद का वर्तमान स्वरूप इसकी प्रारंभिक स्थापना के बाद से संवैधानिक संशोधनों और राजनीतिक अनिश्चयों के कारण विकसित हुआ। हाँ, जो संविधान बनाए गए, जरूरत पड़ा समय पर तो उसमें समय की मांग के अनुसार उसमें संशोधन किए गए और इस प्रकार जो संविधान है और मजबूत बनते चला गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा था प्रकृति मृत बात नहीं है, वह अक्षय और प्राथमिक शक्ति है। यह स्टेटमेंट किसका है? प्रकृति मृत बात नहीं है, वह अक्षय और प्राथमिक शक्ति है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का। ओके, इनका स्टेटमेंट था प्रकृति मृत नहीं है बल्कि मरा हुआ नहीं है, यह अक्षय और प्राथमिक शक्ति है। हमारे लिए प्राइमरी जो एनर्जी का काम करता है, पावर का काम करता है, वो हमारा नेचर है, प्रकृति है। ओके, अब हम लोग अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। प्रकृति मृत बात नहीं है, वह अक्षय और प्राथमिक शक्ति है, यह कथन अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का है। ठीक, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक भूगोलवेत्ता थे और ये प्रकृति विज्ञानी भी थे और ये खोजकर्ता भी थे। भूगोलवेत्ता थे, प्रकृति विज्ञानी थे और खोजकर्ता थे। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, इसका नाम था कॉस्मोस, और इसी पुस्तक के बलबूते जो हम्बोल्ट है पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, अब हम्बोल्ट इतने बड़े भूगोलवेत्ता थे, इतने बड़े प्रकृति विज्ञानी थे, इतने बड़े खोजकर्ता थे कि इसके नाम पर कई सारे जगहों का नामकरण किया गया है। जैसे पेरू के निकट एक जलधारा है, पेरू की जलधारा, जिसका नाम हम्बोल्ट की धारा रखा गया है। हम्बोल्ट ने ही उसकी खोज की थी, इसलिए उसका नाम हम्बोल्ट धारा, जो कि पेरू के निकट है, दक्षिण अमेरिका में। ठीक, फिर है हम्बोल्ट नदी, जो कि अमेरिका का नेवादा राज्य में एक नदी है, जिसका खोज हम्बोल्ट ने किया था। एक है हम्बोल्ट की खाड़ी, जो कि उत्तरी कैलिफोर्निया में है। हम्बोल्ट एक ग्लेशियर है, जो कि उत्तर पश्चिम ग्रीनलैंड में है। हम्बोल्ट पर्वत चोटी है, जो कि कोलोराडो में है। और हम्बोल्ट श्रेणी है, जो कि न्यूजीलैंड में है। तो इन सारे जगहों के खोज के कारण इन सारे जगहों का नाम हम्बोल्ट के नाम पर रखा गया है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र की 2016 विश्व जनसंख्या डाटा सीट के अनुसार विश्व में कितने शहरों की आबादी 10 मिलियन है? यानी जो यूनाइटेड नेशंस का एक सर्वे आया था, पॉपुलेशन डेटा, तो इसके सेंसस के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में कितने ऐसे सिटीज़ थे 2016 में जिसकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से एबव थी? तो ऐसे शहरों की जो संख्या थी वो 31। ठीक है, अभी शायद ये इसकी संख्या 51 या 52 हो गया है, तो इसकी संख्या बढ़ी है। ठीक है, जो 10 मिलियन वाले शहर थे इसकी संख्या बढ़ी है। 2016 में इसकी संख्या 31 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष मैकमोहन लाइन का निर्धारण किया गया था? ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1914 में। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। मैकमोहन लाइन का जो निर्धारण है वो भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करने के लिए इसका निर्धारण किया गया था। इसका निर्धारण 1914 में शिमला समझौते के तहत किया गया था। इस सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया, जिसने
इस समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो शिमला समझौता हुआ था, इसमें जो सर हेनरी मैकमोहन थे, इनका भूमिका काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट था। तो इन्हीं के नाम पर भारत और चाइना के बीच जो समझौता हुआ था, शिमला समझौता, इसमें मैकमोहन लाइन का निर्धारण किया गया था। जो सर हेनरी मैकमोहन थे, वे भारत के तत्कालीन अंग्रेज सरकार के विदेश सचिव थे। ठीक है, ये अंग्रेजों के क्या थे? विदेश सचिव थे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर नक्शा साज्ञ एवेंजर हावर्ड, जिन्होंने 1898 में गार्डन सिटी की अवधारणा दी, किस देश के नगर नक्शा शास्त्रज्ञ थे? यानी जो नक्शा बनाने वाले होते हैं, नक्शाकार, उसमें एवेंजर हावर्ड का नाम आता है, जिन्होंने गार्डन सिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो यहाँ से एक और भी क्वेश्चन बन जाता है कि गार्डन सिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो एवेंजर हावर्ड ने दिया था। कब दिया था? तो 1898 में दिया था। अब क्वेश्चन पूछा है कि इस देश के थे, तो ये थे ब्रिटेन का, यानी यूनाइटेड किंगडम का, यूके के। ठीक है, और जो एवेंजर हावर्ड है, इन्होंने 1898 में गार्डन सिटी का कॉन्सेप्ट दिया। हावर्ड ने टुमारो अ पीसफुल पाथ टू रियल रिफॉर्म एक पुस्तक लिखते हैं, जिसका प्रकाशन 1898 में करते हैं, और इसी पुस्तक में इन्होंने गार्डन सिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है, अब ये जो पुस्तक लिखे थे, इसी पुस्तक में एक और कॉन्सेप्ट देते हैं, द 3 मैग्नेट डायग्राम। ये 3 मैग्नेट डायग्राम का कॉन्सेप्ट देते हैं। अब 3 मैग्नेट डायग्राम जो है वो कुछ ऐसा होता है, इसके 3 डायमेंशंस होते हैं। एक तरफ अर्बन एरिया होता है, एक तरफ रूरल एरिया होता है, और एक क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ रूरल और अर्बन दोनों इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो जहाँ रूरल अर्बन दोनों एक जगह मिलते हैं, इस क्षेत्र को इन्होंने नाम दिया था द 3 मैग्नेट डायग्राम को इसी डायग्राम से इन्होंने रूरल अर्बन एरिया को समझाने की कोशिश की थी। तो गार्डन सिटी का कॉन्सेप्ट 1898 में, बुक का नाम टुमारो अ पीसफुल पाथ टू रियल रिफॉर्म। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट दिए थे, द 3 मैग्नेट डायग्राम। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम कभी पूछा जाए कि द 3 मैग्नेट डायग्राम किसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो ये एवेंजर हावर्ड का है। ओके, नेक्स्ट है, माना जाता है कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स का उद्भव हुआ था। जो लिथोस्फेरिक प्लेट था, इसका उद्भव आज से लगभग 3 से 4 अरब वर्ष पहले हुआ था। ओके, लिथोस्फेरिक प्लेट का जो ओरिजिन हुआ था वो 3 से 4 अरब वर्ष पहले हुआ था। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल से क्वेश्चंस पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के विभिन्न जिलों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के घटते क्रम को दर्शाया हुआ सही अनुक्रम क्या है? यानी झारखंड का जिला वाइज जो अनुसूचित जाति है, इसकी संख्या को, यानी ST शेड्यूल कास्ट का, ठीक है, पॉपुलेशन घटते क्रम में दिखाया है। तो सबसे ज़्यादा पलामू में है, फिर धनबाद में है, फिर हजारीबाग में है, और फिर चतरा में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो ऑप्शन नंबर ए है। ओके, नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राजमार्ग नेटवर्क है जो जोड़ता है किसको किसको? काफ़ी इजी है, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को। यही जो स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना था, राजमार्ग था, ये भारत के 4 महानगरों को जोड़ने के लिए लाया गया था, जिसमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई है। अब यही चारों जो महानगर हैं, इसके माध्यम से एक 2 कॉरिडोर का निर्माण भी किया जाना प्रस्तावित था। पहला कॉरिडोर था पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर, गलियारा जिसको कहते हैं, और एक उत्तरी दक्षिणी गलियारा था। तो जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा था, अगर आप देखें इंडिया का मैप में, तो कुछ इस प्रकार का इंडिया का मैप में देखेंगे तो ऊपर में दिल्ली, ठीक है, फिर मुंबई, फिर चेन्नई और इधर कोलकाता। ये चारों महानगरों को जोड़ने के लिए ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लाई गई। अब इसी से 2 गलियारों का निर्माण किया जाना था। ठीक है, तो पहला जो था पूर्वी पश्चिमी गलियारा, ये अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, और जो उत्तरी दक्षिणी गलियारा था, ये जम्मू कश्मीर से लेके
कन्याकुमारी तक ये गलियारा का निर्माण करना था। ओके, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 2 गलियारों का निर्माण किया जाने का प्रस्ताव था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, लिस्ट 1 में है आपके साथ अल्फी सोल मृदा के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत और दूसरा है झारखंड के जिले। ठीक है, तो अल्फी सॉइल जो मृदा है इसका जो भौगोलिक क्षेत्र यानी झारखंड में कितने प्रतिशत या जिला में जो जिला दिया हुआ उस जिले में कितने प्रतिशत भाग पर इसका विस्तार है, तो उसके बारे में। तो अगर हम पहला का देखें 80 यानी 80%, तो 80% ये आपका पाकुड़ में था। ठीक है, अल्फी सॉइल का। फिर था 70% धनबाद में है, 60% बोकारो में है और 50% देवघर में है। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब 15 ही क्वेश्चंस था। तो 15 क्वेश्चंस को हमने आज डिस्कस किया है आपके सामने। आई होप कि क्वेश्चंस के पैटर्न को समझने में आसानी होगी आपको, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट का जो क्वेश्चन होगा हम लोग आगे करेंगे कंटिन्यू। हाँ, एक चीज़ और कि अगर हमारा टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है नीचे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी टीजीटी का जो पीजीटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो है आपको सारा वहाँ अवेलेबल है। कुछ पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं और कुछ टेलीग्राम में कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी अवेलेबल है। तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।